हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 11 में का विषय जो हिंदी साहित्य है, में जो आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ संख्या 6 आना बदोश, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो चल रहे हैं बेटा। यद्यपि मैंने पूर्व की वीडियो में इस पाठ से जुड़े हुए समस्त प्रश्न है उनके उत्तर आपको बता दिए हैं। अब नीचे इस पाठ के प्रश्न है उसके अंत में योग्यता विस्तार संबंधित प्रश्न है। यद्यपि ये प्रश्न जो है परीक्षा से संबंधित तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा अगर इनको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में हमें लगता है कि इन प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंट भट्टे योग्यता विस्तार वाले प्रश्न है, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंटों के भट्टे को देखिए तथा ईंटें बनाने एवं उन्हें पकाने की प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंटों के भट्टे को देखिए आसपास के क्षेत्र में जाकर के ईंटों के भट्टे को देखिए तथा ईंटें बनाने एवं पकाने, वहां जो ईंटें बनती है, पकाई जाती है, बनाने की प्रक्रिया का वर्णन देखिए बेटा, एक विचारणीय, सोचनीय, चिंतन मनन करने वाला दृश्यमयी प्रश्न है आपके सामने। एक स्वाभाविक सी बात है बेटा, आप बच्चे ठहरे, यदि आपको किसी अध्यापक के द्वारा या अपनों से बड़ों के द्वारा कोई बात आपको समझाई जाती है, बताई जाती है, जरूरी नहीं है कि वो आप समझ पाओ या उसको याद रख पाओ, लेकिन इसके विपरीत एक तय है कि जब आप किसी दूसरी जगह जाते हो, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हो, उसके बारे में जाकर के जब घर आते हो तो आकर के और बैठे बैठे उसका अपने शब्दों के अंदर आप बयान कर देते हो, वर्णन कर देते हो। मतलब इसका यह हुआ कि जिस चीज को, जिस स्थान को, जिस वस्तु, जिस पदार्थ को जब हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है, अनुभव किया है, तो उसके बाद में उसकी स्मृति है वो मानस पटल पर हमारे स्थायी हो जाती है, और फिर हम अपने शब्दों के अंदर, चाहे उसको बयान करना पड़े, चाहे हाथ से उसको लिखना पड़े, उसके अंदर हम सक्षम होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मान लो बेटा, आप किसी पर्यटन स्थल पर चले गए, वहां का आपने भ्रमण किया अच्छी तरह से, भ्रमण करने के उपरांत
घूम फिर करके जब लौट करके घर आ गए, घर आने के बाद में अपने घर वालों को या रिश्तेदारी में चले गए तो रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को जो आपके हम उम्र है, उनके आगे आप उस चीज का, उस दृश्य का, उस स्थान का वर्णन है वो धारा प्रवाह करते रहोगे। कहोगे हम इस तरह से बस से गए, ट्रेन से गए, ये खाया, ये पिया, इस तरह से रिजर्वेशन करवाई, वहां हम गाड़ी में बैठे या ऑटो में बैठे, फिर उस जगह पर गए, वहां पर ये था वो था। अपने आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सोच ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि जिस चीज को, जिस पदार्थ को, जिस स्थान को जब हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसकी स्मृति, सचित्र, वो दृश्य जो होते हैं वो हमारे मानस पटल पर स्थायी हो जाते हैं। और जब इनके बयान करने की बारी आती है तब हम धारा प्रवाह के अंदर इनका बयान कर देते हैं, इनका वर्णन कर देते हैं। यही बात इस प्रश्न पर लागू होती है। आप बच्चे ठहरे, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर के ईंट भट्टों जो होते हैं, ईंटों के भट्टे जहां ईंटें बनती हैं, वहां उनको देखिए बेटा, वहां ईंटें कैसे बनती है, उनको कैसे पकाया जाता है। जब प्रत्यक्ष आप देखोगे बनाने की प्रक्रिया और पकाने की जो प्रक्रिया है, जब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखोगे, स्मृति, वो सारी प्रक्रिया आपके मानस पटल पर यहां स्थायी हो जाएगी। ये सत्य है, सच्चाई है ये। मान लो आप किसी भट्टे पर चले गए, वहां पर जाकर के आपने देखा, पथार में चले गए। पथार वो होता है बेटा जगह जहां पर है गिल्ली मिट्टी से सांचे के अंदर मिट्टी के गोले बना करके, आप सबसे पहले भट्टे पर गए, वहां पर पथार पर चले गए, वहां हमने देखा भट्टे पर ढेर सारी मिट्टी के ढेर लगे हैं, पानी की व्यवस्था है, मिट्टी में पानी डाल दिया जाता है, फिर कसी या फावड़े से तो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर है, वो मिट्टी को काटते हैं। आजकल तो बेटा ये काम मशीनों से होने लग गया, और फिर कसी फावड़े से काट करके उसको तैयार करके और उठा करके जहां ईंटें आती जाती है वहां वो ले आते हैं। वहां फिर हाथ से उसके वो एक आदमी उनमें से मिट्टी को काट काट करके और उसके गोले बनाता है, और एक उसको उठा करके लोहे के बना जो सांचा होता है उसमें डालता है, उसको थपथपाता है, पलट कर फिर उसको रख देता है, कच्ची ईंट तैयार हो जाती है। जब कच्ची ईंट तैयार हो जाती है तो बाद में इनको वहीं पलट दिया जाता है, यानी पट ईंट जो होती है उसको खड़ा कर दिया जाता है, फिर या बाद में इनको उठा करके और जालेनुमा ईंटों की एक दीवार सी बना दी जाती है जिसको चट्टा बोलते हैं, ईंटों का चट्टा होता है। और वो जाली, उसके अंदर वो मोरियां इसीलिए रखी जाती है ताकि उनके अंदर हवा लगती रहे, सूर्य का प्रकाश लगता रहे, ऊपर से नीचे तक ईंटें हैं वो, अगर उनमें कोई गिल्लापन है तो वो निकल जाएगा, सूख जाएगा। फिर उसके उपरांत अपने साधनों से, चाहे वो रेड़े हो, खच्चर रेड़े हो, या आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह और दूसरे छोटे छोटे साधन होते हैं बेटा, उनके अंदर उनको भर करके और फिर पकाने के लिए थोड़ी दूरी पर उनको आगे ले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर देखते हैं कच्ची ईंटों के, जो कच्ची ईंटें होती है उनको एक पंक्ति के अंदर है जो एक लोहे की चिमनी होती है, उसमें से धुआं निकलता रहता है, वो बीच में होती है और उसके चारों ओर एक घेरा बना होता है। आपने भट्टे को देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी जाकर के देखना। ये तैयार कर लिया जाता है पहले से, ईंटें लगा करके, और उनके अंदर फिर इन ईंटों को व्यवस्थित है, यानी दीवार की तरह पंक्तियों के अंदर जाली बना करके, जालीनुमा, वही उसी तरह से दीवार यहां बनाई जाती है, फिर इनको यहां रख दिया जाता है। या फिर एक आयताकार स्थान पर फर्श 1 या 2 फुट गहरा खोद लिया जाता है जमीन को, आयताकार, समझे ना बेटा, चौड़ाई कम हो, लंबाई उसकी ज्यादा हो, 2 साइडें दिशाएं आपस में बराबर होंगी उसमें आयताकार।
वर्ग में चारों बराबर होती है, इसमें आमने सामने की बराबर होती है। तो एक आयताकार स्थान पर फर्श 1 या 2 फुट गहरा खोद लिया जाता है, उसके ऊपर जमीन को फिर पाट दिया जाता है। इस प्रकार से जब उसके अंदर ये ईंटें रखी होती है, जाली होती है, इनके अंदर लकड़ी या लकड़ी का बुरादा होता है या कोयला, घास फूस या और कोई तो क्या कहें ज्वलनशील पदार्थ, वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। उसके ऊपर की जो जमीन है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, भाग ऊपरी सिरा, उसको पाट दिया जाता है अच्छी तरह से, और इसके ऊपर फिर सूखी ईंटों की परत लगा दी जाती है। फिर इसके बाद में नीचे इसमें आग लगा दी जाती है, ऊपर से गिल्ली मिट्टी से बंद कर दिया जाता है ताकि आग की जो आंच है वो बाहर न आए, अंदर ही रहे। बाहर आने का मार्ग सिर्फ एक ही होता है भट्टे पर, वो होता है वो जो चिमनी लोहे की बनी होती है। आजकल तो सीमेंट से, ईंटों से वो पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। फिर धीरे धीरे ईंधन देते रहते हैं, आग है वो झोंकते रहते हैं बोरियों के अंदर। ये काम बड़ा कठिन होता है, जोखिम भरा होता है। जरा सी यहाँ असावधानी होती है, बोरी पर काम करने वालों की जान को खतरा भी रहता है। जरा सी चूक उनके प्राण भी ले लेती है। इसके बाद में ये प्रक्रिया है, ये लगभग 6 सप्ताह तक, 1.5 महीने तक चलती है। तात्पर्य ये कि ईंटों के पकने में जो समय लगता है उसमें लगभग 1.5 महीना बीत जाता है। 6 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 1.5 महीना। उसके बाद में आग देना बंद कर दिया जाता है और फिर इनको छोड़ दिया जाता है ताकि ये ठंडी हो जाए। जितना समय ईंटों के पकने में लगता है, लगभग उतना ही समय इनके ठंडे होने में लगता है, यानी 1.5 महीने बाद ये ठंडी। कुल मिलाकर के ईंट तैयार होने में कुल जो अवधि है वो लगभग 3 महीने लग जाते हैं। एक बार में जो ईंटें तैयार होती है वो, उसको जो समय लगता है वो लगभग कितना होता है? 3 महीने का। लेकिन देखिए बेटा, यहाँ कई लाखों की तादाद में ईंटें एक साथ तैयार होती है, समय जरूर लगता है, लेकिन ईंटें भी बहुत ज्यादा तैयार हो जाती है। फिर धीरे धीरे उन्हीं साधनों से इनको बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल करके और उसी तरह से अब यहाँ जाली नुमा दीवार नहीं बनाई जाती, सीधे चट्टे बना दिए जाते हैं। एक जगह जमीन पर नीचे शुरू कर दिया जाता है और ऊपर तक, और लंबे चौड़े ये काफी होते हैं। जब इनको बेचना होता है तो वहीं से गिनती हो जाती है इनकी, जिसे नीचे से एक लाइन लंबी और एक लाइन ऊपर, कुल कितनी लाइनें हैं दाएं बाएं उनको गिन लिया जाता है। उनको आपस में गुणा करके टोटल ईंटें सामने आ जाती है, कुल कितनी ईंटें हैं उसका भी पता चल जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। मतलब हम किसी भट्टे पर जाते हैं तो वहां पर जाकर के देखते हैं तो हमें ये चीज ईंटों के बनाने की, कच्ची ईंटों के बनाने की और उन्हें पकाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे सामने इस तरह से आती है। अब बेटा ये चीज है ना, ये जो बात है, ये इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया है, आप प्रत्यक्ष इस चीज को अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जाकर के देख सकते हो। विधि है, विधान है, तरीका है इन कच्ची ईंटों के बनाने का, पकाने का, वो सारा का सारा आपके सामने आ जाए और कभी आप बोलोगे भी। तो इसके ऊपर अगर कोई शब्दों के द्वारा हमें वर्णन करना पड़े तो हम इस तरह से इसका वर्णन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में एक और प्रश्न आता है, वो यह है कि भट्टा मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करें।
रिपोर्ट अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिवेदन, मतलब बटा मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसके ऊपर एक प्रतिवेदन तैयार करना। देखिए बेटा, अगर आप प्रत्यक्ष इन लोगों के जीवन के संपर्क में आते हैं तो आपको इनकी सामाजिक दशा कैसी होती है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, ये चीजें स्वतः ही आपके सामने आ जाएगी बेटा। ठीक है, हमारे समाज से हम जहां रहते हैं, जहां अधिकतर हमारा आना जाना होता है, आवागमन होता है, उससे अलग होते हैं, क्योंकि बट्टे जो होते हैं ईंटों के अक्सर वो गांव से, बस्ती से, शहर से क्या होते हैं, दूर खेतों में होते हैं। अब जैसी चहल पहल, जैसा वातावरण, माहौल, रौनक हम जहां रहते हैं वहां होती है, वैसी वहां तो नहीं होती, अलग होती है। लेकिन हमें जो प्रतिवेदन तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, वो इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन। देखिए बेटा, सने सने स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, कई बार सरकार भी ऐसी कोशिश करती है उसके प्रयासों के द्वारा, या प्राप्त सूत्रों के अनुसार बट्टे पर जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले, इन मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है ना, वो बहुत कमजोर होती है, अच्छी नहीं होती। सबसे पहली बात, इनको लगभग यहां 12 घंटे काम करना पड़ता है, हाड़ तोड़ खून पसीना बहा करके, परिश्रम करके, और ये अपना पेट भरते हैं। मिट्टी के साथ मिट्टी होकर के रहना पड़ता है, मिट्टी के साथ मिट्टी बन करके इनको ईंटें बनानी पड़ती है। ये बात इन पर लागू होती है। भट्टे पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, इनका सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है वो बड़ा ही दयनीय होता है। रहने के लिए जो व्यवस्था होती है, इनके मकान आदि होते हैं, भट्टे का जो मालिक होता है या ठेकेदार होता है, उसके द्वारा छपरी टाइप झुग्गीनुमा वो बना दिए जाते हैं। उन झुग्गियों में, उन छपरी टाइप मकानों के अंदर इनको रहना पड़ता है। सुविधाजनक नहीं होते हैं बेटा, सिर्फ इतना है कि सिर के ऊपर उनके क्या है, छत है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप आदि से बचने के लिए या अपना सामान रखने के लिए, खाने पीने का जो भी। अक्सर इनको जो वहां पैसा मिलता है वो प्रतिदिन के हिसाब से, यानी दिहाड़ी के हिसाब से मिलता है। प्रतिदिन की इनकी दिहाड़ी तय होती है। अमूमन 8 घंटे मजदूर काम करता है, यहां इनको लगभग 12 घंटे काम करना पड़ता है। 4 घंटे ज्यादा इनको खपना पड़ता है। इनकी दिहाड़ी भी ज्यादा नहीं है, 300-400 रुपए से ज्यादा इनकी दिहाड़ी नहीं होती है। बस इतने में इनको, बस इतना होता है, इन लोगों को व्यक्तिगत ये तसल्ली होती है कि काम के लिए इनको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह टिक करके बैठ करके हम काम करते हैं। अब देखिए बेटा, जो लोग 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रही हैं, अगर हम साधारण मजदूर को 400 रुपए 8 घंटे के बदले मिल रहे हैं, तो 12 घंटे के कितने होने चाहिए, 600 रुपए होने चाहिए। लेकिन वो नहीं मिलते हैं इनको 300 या 400 रुपए। अगर ज्यादा मेहनत करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं और पैसे कम मिलते हैं, तो इसका मतलब ये इनका क्या होता है, बट्टे पर शोषण होता है। एक तरह से काम ज्यादा और उसका मेहनतनामा कम देना, ये इनका शोषण है, शोषण होता है, हम कह सकते हैं। यानी 12 घंटे काम करने के बाद भी इनको बहुत कम रुपए मिल पाते हैं। यानी काम के अनुसार इनको जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो इन लोगों को नहीं मिल पाती। जैसा इनका काम है, कठिन काम है, उस कठिन काम के अनुरूप इनको इनकी जो मजदूरी है, दिहाड़ी है,
वो इन लोगों को नहीं मिल पाती। तमिलनाडु के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, ये पुरानी बात है, 30 मई 2016। उस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि इन लोगों को वहां बंधुआ मजदूरों की तरह रहना पड़ता। उस लेख में छपा था कि अखबार के अंदर ये रिपोर्ट छप करके आई थी कि तमिलनाडु के अंदर इन लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जब ये बात सामने आई अखबार के द्वारा तो कुछ समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन, इसके अलावा स्वयं सरकार के जो प्रयास थे, कोशिश थे, उन्होंने मिलकर के, यानी उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इन मजदूरों को वहां से मुक्त करवाया गया, उनके चुंगल से छुड़वाया गया। और ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये जो बंधुआ मजदूरों की तरह वो रखे हुए थे, इनके अंदर छोटे बच्चे थे, ज्यादातर 15 साल या 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे, जबकि 14 साल से ज्यादा, 14 साल से कम बच्चों से हम इस प्रकार का कोई काम करवा भी नहीं सकते। अरे जो बच्चों की पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र होती है, उनके अंदर शोषण हो जाता है उनका। बड़ी हैरानी वाली बात है ये अपने आप की। देखिए बेटा, विचार करने की बात है ये। 30 मई 2016 को इस प्रकार की तमिलनाडु की बट्टा मजदूरों को लेकर के एक अखबार के अंदर रिपोर्ट छपी थी, और जिसके अंदर इन मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया था। लाने वाले जो लोग थे वो अलग अलग शहरों से इनको इकट्ठा करके और झूठे वादे दे करके इनको यहां लाया गया था। फिर स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, सरकार के प्रयासों के द्वारा या दोनों के मिले जुले प्रयासों के द्वारा इन्हें छुड़वाया गया, और इनमें अधिकतर जो बच्चे थे वो 15 साल से कम उम्र के थे। तो इन बातों से हमें पता चलता है बेटा, इसके अलावा बेटा कुछ और बातें भी हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जहां कोई साफ सफाई नहीं होती है, स्वच्छता नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैले कुचले वस्त्र होते हैं, दिन में सारा दिन ये आड़तोड़ परिश्रम करते हैं, संध्या के समय आएंगे, खा पी करके जैसे है वैसे ये लेटते। अब जहां शरीर की सफाई, रहने की सफाई, खाने पीने की सफाई नहीं है, तो वहां बीमारियां फैलेंगी, रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कमी है, वो है इनके जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। भाई ये लोग बाहर से चल करके आते हैं भट्टों के ऊपर काम करने के लिए, तो भट्टों के ऊपर कौन से विद्यालय है? आसपास के अंदर विद्यालय है, वहां ये पहुंच नहीं पाते हैं। अशिक्षित होते हैं ये लोग, जानते नहीं है पढ़ाई का महत्व क्या है। अब जब आसपास के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने बच्चों को भी यही उसी काम के अंदर लगा देते हैं। तो इनके जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो जो उनका एक अधिकार है, उससे ये वंचित हो जाते, जिससे ये समाज आगे बढ़ने की जगह, इस वर्ग के लोग आगे बढ़ने की जगह और पिछड़ते जा रहे हैं। और नई सरकार इनके लिए कोई ऐसे ठोस कदम उठा रही है, वैसे लोगों को, कामगार लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है वो किस प्रकार से इनके बच्चों के लिए की जाए। इस तरह से बेटा, जैसे मैंने आपको बताया है, आप भट्टा मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर अपनी तरफ से अपने शब्दों के अंदर एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन है वो तैयार है, कर सकते हो। इसके बाद में एक और प्रश्न आता है इसी में से, जाति प्रथा पर एक निबंध। देखिए बेटा, आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हो, निबंध लिखने का जो कौशल है वो आप में पूर्व की कक्षाओं में आपने सीख लिया होगा। आप स्वयं निबंध लिख सकते हो। इस पर लिखना है जाति प्रथा। पूर्व में आपने इस विषय पर पढ़ा भी होगा,
और ऐसा निबंध लिखा भी होगा। मैं कुछ एक बातें आपको बता रहा हूं। भारतीय समाज के अंदर ये जाति प्रथा की व्यवस्था पाई जाती है, विशेष करके भारत में। यहां भिन्न भिन्न धर्मों के या विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं, और जितने धर्म है उतने उन लोगों की अपनी अपनी क्या है बेटा, संस्कृति। तो इस तरह से यहां हर धर्म के अंदर जातियां भी बहुत हैं, प्रत्येक धर्म में अलग अलग जातियां हैं। तो उसी हिसाब से या उसी के अनुसार जाति प्रथा की जो परंपरा है ये अब की नहीं है बेटा, ये बहुत पहले से चली आ रही है, और यह एक सामाजिक बुराई भी है अपने आप में। जाति प्रथा की परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। दो एक बात बताना चाहूंगा बेटा, जाति प्रथा। पहले थोड़ा यहां पक्ष की बात करते हैं। जब हमारे समाज में या प्राचीन भारत के अंदर जिस समय जातियों का विभाजन हुआ, 4 वर्ग बन गए थे, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पढ़ने लिखने का, वेदों आदि को पढ़ने का जो काम था वो ब्राह्मण थे, युद्ध करने का काम क्षत्रियों के था, किसानी व्यापार आदि करने का काम वैश्य का था, छोटे निमन काम करने का काम शूद्रों का। आगे चल करके इस जाति प्रथा के अंदर क्या हुआ, जिसने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का माना जाएगा। जिस घर जिस परिवार में उसने जन्म लिया वो उसी जाति का वंशज माना जाएगा। उस समय जो जाति थी उसका अपना एक व्यवसाय हुआ करता था। ब्राह्मणों का काम लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का काम। उनमें जन्म लेने वाले अगले बच्चे, अगली पीढ़ी थी, वो उसी काम को अपना लेती, उसी को करती रहती, वही चलता रहता पीढ़ी दर पीढ़ी। क्षत्रियों के अंदर जन्म ले, क्षत्रियों का काम युद्धों में लड़ना, वीरता का प्रदर्शन करना। अब क्षत्रियों के बच्चे जन्म लेने वाले या जो अगली पीढ़ी आती वो भी इसी तरह से उन्हीं कार्यों के अंदर संलिप्त हो जाती। इसी तरह से वैश्यों के अंदर, इसी तरह से शूद्रों के। तो एक तरह से जो जाति थी वो जन्म लेते ही, जन्म के समय व्यक्ति का जो व्यवसाय है वो सुनिश्चित कर देती। और उसके पीछे जाति की धारणा ये थी कि व्यक्ति के सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं आएगी। जाति है वो व्यक्ति के लिए रोजगार है वो जन्म के समय सुनिश्चित कर देती है। यानी जाति गर्भाधारण के समय व्यक्ति का काम, व्यक्ति का रोजगार है वो निश्चित कर देती है, पक्का कर देती है। ये पक्ष की बात है। लेकिन अगर हम इसके विपक्ष की बात करें, कोई आदमी किसी काम में तभी सफल होगा जब उस काम के लिए 1 नंबर उसमें रुचि हो, 2 नंबर उस काम के अनुसार उसमें क्या होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इन 2 गुणों का किसी काम की सफलता के लिए होना बहुत जरूरी है। अब देखिए बेटा, आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो हिंदी साहित्य पढ़ रही हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो राजनीति पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अर्थशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पंजाबी साहित्य, गणित, गृह विज्ञान, बहुत से विषय अलग अलग पढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कला वर्ग पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो विज्ञान पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो वाणिज्य पढ़ते हैं। ये अलग अलग क्यों लेते हैं, क्यों विषय लेते हैं, क्यों ऐसे विषय? कारण है इसके पीछे, कारण यही है कि उनमें रुचि है, उस काम को, उस विषय को पढ़ने की क्या है, रुचि। अब आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो और आपको मजबूर किया जाए, आपके ऊपर दबाव बनाया जाए कि आप इतिहास पढ़ोगे, आप उसके अंदर कभी भी सफल नहीं हो। कारण है सीधा सा है कि आपके हिंदी साहित्य पढ़ने में रुचि। अगर आपकी रुचि इतिहास पढ़ने में, आपसे कहा जाए, आपके माता पिता अध्यापक आपसे कहे आप हिंदी साहित्य पढ़िए, आप हिंदी साहित्य रख लीजिए 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है, आप विवश होकर के उनके आगे बोल नहीं पाओगे, रख लो, लेकिन आप सफल नहीं हो पाओगे। तो जाति क्या करती है बेटा, एक तरह से काम जो है वो थोप देती है। जाति प्रथा के अंदर काम थोप दिया जाता है।
और थोपने से जब रुचि होगी, योग्यता होगी, तो उस काम को बड़ी कुशलता के साथ उस कौशल को वो सीख पाएगा और सीखने में सफल भी होगा, यानी उसे सफलता मिलेगी। और जब थोपा जाएगा, और थोपने का मतलब यह कि न तो उसकी रुचि है न उसमें योग्यता है, तो वो सफलता हासिल कभी नहीं कर पाएगा। इसके बाद में कि भारतीय समाज के अंदर ये जाति प्रथा वाली जो बुराई है सदियों से चली आ रही है, आज की बात नहीं है, हमेशा से चली आ रही है। युग के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव आते रहे हैं। अंग्रेजों के कार्यकाल में उपनिवेशवादी जो समय था, मुगलों के समय भी हुआ है, मुगलों के बाद में अंग्रेजों के समय भी इस प्रथा में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। बाद में कुछ हमारे देश के अपने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे समाज सुधारक इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने समाज में व्याप्त ये जाति प्रथा जैसी बुराई थी, इस बुराई को दूर करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर उन्होंने प्रयास किए। और आज भी हम उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं। तो बेटा ये जाति प्रथा जो है, ये लोगों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती है। बात राजनीति की आ गई है। आज सरकारें जो है लोकतंत्र के अंदर जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान करती है, आरक्षण की बात करती है। उसके पीछे वो सिर्फ और सिर्फ उस जाति का जीवन आर्थिक रूप से सुधारना नहीं चाहती, बल्कि उसके द्वारा वो अपने वोट तैयार करते हैं। लेकिन ये विधि, आरक्षण मिलना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आधार उसका आर्थिक होना चाहिए। बहुत से ऊंची जाति वाले लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो भी हकदार हैं, लेकिन जाति की वजह से उनको, तृण जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे निम्न जाति के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण का लाभ। तो यह प्रक्रिया, ये जो राजनीति के अंदर आरक्षण आदि की जो बात है राजनीति के द्वारा, ये न्यायोचित नहीं है। तो इस प्रकार से जाति प्रथा का हमारे समाज पर अच्छा प्रभाव नहीं है, बुरा प्रभाव है। तो ये बुराई जो है ये समाज में से खत्म होनी चाहिए बेटा। हम जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, वो इस काम में आगे आकर के और इसके विरुद्ध एक मुहिम चला सकती है। धन्यवाद बेटा। अगले वीडियो के अंदर, अगले पार्ट पर हम चर्चा करेंगे।